नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं में परजीवियों की समस्या और उसका निदान। बायोफ्लॉक में मछली पालन करके कमाए अच्छी आय। पशुपालक भाइयों, आपके पशु स्वस्थ रहे, साथ ही उसकी दूध उत्पादन क्षमता में कोई कमी ना आए, इसके लिए आपको उनमें होने वाली समस्याओं के प्रति सतर्क रहना होगा। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि पशुपालक भाई पशुओं की उचित देखरेख नहीं करते हैं, जिसके चलते उनके पशुओं में जू, चिचड़े और पेट के कीड़ों की समस्या देखने में आती है। तो इस समस्या के समाधान के लिए पशुपालक क्या करे, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट। मैं किसान भाइयों के लिए पशुओं के जो मुख्यतः आहार देते हैं वो पूरा हाजमा या पच नहीं पाता है। उनके कई कारण होते हैं। उसमें मैं एक एक्सटर्नल भाग पर जो पशु की बाहर की जो सरफेस होती है, जो ऊपर की चमड़ी है, उस पर जी चिचड़े या किलनी वगैरह लग जाती है, जू वगैरह। एक इंटरनल भाग में जो पशु चारा दाना खाता है, उससे जो आंतों के अंदर कीड़े हो जाते हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगा। पशुपालन में एक मुख्य समस्या पशुओं में परजीवियों की होती है। जिसमें बात करें बाह्य परजीवियों की, तो ये पशु के ऊपर रहकर खून चूसते हैं। इसका लक्षण पशुओं में इस तरह से देखने में आता है कि पशु को भूख कम लगती है, पशु में रक्ताल्पता हो जाती है, चमड़ी का खराब होना, बालों का झड़ना, पशुओं में खुजली होना, पशुओं का कमजोर होना, दूध उत्पादन में कमी, ये मुख्य पहचान के लक्षण है। जो पशु के जो पहले में बाहरी भाग पर जो पशु के सरफेस में जू, किलनी वगैरह हो जाती है, ये जो किलनी वगैरह होती है, ये पशु का ऊपरी भाग में चमड़ी से खून पी जाती है, जिससे पशु कमज़ोर दुर्बल हो जाता है, उसमें ब्लड की कमी हो जाती है। और जो मादा पशु होते हैं वो हीट में नहीं आ पाते। पशुओं को बाह्य परजीवियों की समस्या से बचाव के उपाय। पशुशाला की नियमित सफाई करनी चाहिए। पशुशाला को फिनाइल से नियमित अंतराल पर धुलाई करनी चाहिए। जिस पशु के ऊपर परजीवियों का प्रकोप हो गया है, उसे डेल्टामेथ्रिन 2% दवा के घोल से नहलाना चाहिए। ध्यान रखें, पशु को दवा से नहलाने से पहले पशु के मुंह पर जाबा बांधे ताकि पशु दवा को चाट ना सके। पशु को नियमित अंतराल पर टीका लगवाएं। तो इसके लिए आपको बाहरी जो चमड़ी होती है उसको बचाव के लिए उसके ऊपर जो पोरोन वगैरह स्प्रे होते हैं, फ्लूमेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, इनका स्प्रे करें, इनको लगाए और आयरमेक्टिन इंजेक्शन लगवाए, जिससे ये ऊपरी सरफेस को छोड़ दे। पशुपालक का जो पशु है वो हेल्थी होगा, समय पे हीट में आएगा। पशुओं में एक समस्या है परजीवियों की, जैसे गोल कृमि, फीता कृमि, हुकवर्म इत्यादि, जो पशु के अंदर रहकर पशु का खून चूसते हैं, जिसके चलते पशु धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। इसका सीधा प्रभाव दुग्ध उत्पादन पर पड़ता है और अगर बछड़े और बछड़ियां हैं तो इनकी वृद्धि विकास रुक जाती है। इतना ही नहीं, पशु विभिन्न प्रकार के रोगों के चपेट में आ जाता है, जिससे ये व्यवसाय घाटे में चला जाता है। इनके कारण भी कई बार पशु कमजोर, दुबला पतला रह जाता है, हीट में नहीं आ पाता है। और जो पशु के अंदरूनी पेट के अंदर कीड़े होते हैं, उनके कारण भी पशु कई बार हीट में नहीं आ पाता है। पशु चिकित्सक की सलाह पर पशु को एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल कृमिनाशक दवा दे। पशु को दवा योग्य पशु चिकित्सक की सलाह पर दे और परजीवियों की समस्या से बचाव के लिए पशुओं को समय समय पर टीका लगवाएं। पशु को अंदर के कीड़े होते हैं, उसके लिए भी पशु चिकित्सालयों में
उपकेंद्रों पर दवाई आती है। उसके लिए पशु को 6 महीने में एक बार पेट के कीड़े की दवाई देनी चाहिए। 6 महीने पर जब डिवर्मिंग करवाए तो ये पशुपालकों को ये ध्यान रखना चाहिए पहली बार हमने कौन से साल से या किस चीज़ से डिवर्मिंग करवाई है, तो अगली बार उसमें थोड़ा चेंज करना चाहिए कि बचाव के लिए समय समय पर पशु चिकित्सक या पशुधन सहायकों से सलाह मशवरा करे ताकि उनको समय पर डिवर्मिंग या कीड़ों की गोली अवश्य देवे। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। आजकल कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीकियां इजाद हो रही है, जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। खासकर छोटे किसानों में कंटेनरों में मछलियों का पालन काफी प्रचलित हो रहा है। इस प्रणाली से किसान अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए इस बारे में जानते हैं मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर इप्सिता विश्वास से। मछली की बढ़ती खपत को देखते हुए मत्स्य पालक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक को अपना रहे हैं। इसके लिए कम पानी और कम खर्च में अधिक से अधिक मछली उत्पादन करने के लिए बायोफ्लॉक तकनीक अपना रहे हैं। बायोफ्लॉक तकनीक एक आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका है। बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से किसान बिना तालाब की खुदाई किए एक टैंक में मछली पालन कर पाएंगे। बायोफ्लॉक एक बहुत ही उन्नत टेक्निक है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर देखा गया है कि जो हम लोग का मछली पालन के लिए पॉन्ड मतलब जो तालाब का रकबा सबके पास नहीं होता है, या फिर वाटर लेवल बहुत ही नीचे जा रहा है। और साथ ही साथ जब भी हम लोग मछली पालन करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट है फीड कॉस्ट। लगभग 60% हम लोग को फीड कॉस्ट लग जाता है। तो ये 3 चीज़ को देखते हुए जुलाई 2018 में भारत में ये बायोफ्लॉक सिस्टम चालू हुआ है। अब ये बायोफ्लॉक सिस्टम चालू करने के लिए हम लोगों को बहुत सारा टैंक की ज़रूरत होता है। टैंक 3 टाइप के होते हैं। एक है पुराने ज़माने में जो सीमेंट टैंक है, वो सीमेंट सिस्टम, नहीं तो आप जैसे पीवीसी टैंक जो पॉलीविनाइल क्लोराइड टैंक, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत लोग क्या करते हैं, लोहे के रॉड लेकर उसमें जो टारपोलिन होता है या फिर टर्पोइल जो आप ज़्यादातर जानते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। पर मैं रिकमेंड करूँगी कि हमेशा वो पीवीसी वाला टैंक लेना चाहिए, क्योंकि पीवीसी टैंक में ना वो एक इनामल होता है, इथॉक्सी कोई नाम करके, जिससे जो भी मछली है या फिर कोई भी एनिमल्स है उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। अब बायोफ्लॉक में जो नाम से हम लोग को पता चलता है कि जैविक का कुछ फ्लॉक होने वाला है, जैविक पदार्थ से फ्लॉक बनता है। अब इस फ्लॉक बनाने के लिए हम लोग को एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स की ज़रूरत होता है जो ज़्यादातर गुड़ से मिलता है। अभी फ्लॉक बनाने के लिए हम लोग इस गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। बायोफ्लॉक तकनीक से टैंक में पाली जाने वाली मछलियों की प्रजातियों में कुछ खास बातें होनी चाहिए, जैसे मछली टैंक के वातावरण सहन कर सके, मछली निम्न जल स्तर पर सही बंटवार ले सके, पंगेशियस, कोई कार्प, सिंघी, तिलापिया, देशी मांगुर, पाबदा, कॉमन कार्प मछलियों की प्रजातियां टैंक में आसानी से पाली जा सकती हैं। ध्यान रखिए, जब आप टैंक बना रहे हैं तो टैंक का साइज का निर्माण भी ज़रूरत है। ज़्यादातर 5000 से 10,000 लीटर का टैंक बनता है, तो एक टैंक बनाने के लिए 15 बाई 15 फीट की ज़रूरत होता है। और उसका जो गहराई है वो गहराई लगभग 4 फीट की होनी चाहिए, जो उसका ऊंचाई है। अच्छा, ये बात ज़रूरी है कि इसमें जो मछली है वो नर्सरी है। आप इसको ज़्यादा हम लोग अंगुलिका से पूरा टेबल साइज फिश नहीं बनाते हैं। ये फ्राई से फिंगरलिंग, नहीं तो फिंगरलिंग से एडवांस्ड फिंगरलिंग ही ज़्यादा हम लोग इसमें करते हैं। तो जब हम लोग मछली डालते हैं उस टैंक में, हमेशा देखना चाहिए कि इसमें 100% एरेशन मतलब एनर्जी सोर्स होना चाहिए। सौर ऊर्जा से भी सोलर पैनल के तहत भी कर सकते हैं। बायोफ्लॉक विधि में मछली पालन में भी जैविक विधि अपनाई जाती है। तालाब के पानी में मछली मल करती है।
इस मल के अधिक संख्या में इकट्ठा होने से पानी में अमोनिया बढ़ जाता है। अमोनिया मछलियों के लिए जहर का काम करता है, इससे मछली मर जाती है। बायोफ्लॉक विधि में जार में बैक्टीरिया पैदा किया जाता है। ये बैक्टीरिया मछली के 20% मल को प्रोटीन में बदलता है। मछली इस प्रोटीन को खा लेती है। बचा मल जार में नीचे जमा हो जाता है। इसे टोटी के जरिए निकाल दिया जाता है। मछलियों को कोई नुकसान नहीं होता है। बायोफ्लॉक विधि में टैंक में पानी को साफ करने के लिए किसी प्रकार का केमिकल नहीं डाला जाता है। ऐसी मछलियों की बाजार में अधिक कीमत मिलती है। तो अगर हम 40-50 ग्राम का अगर स्टॉकिंग करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 700 से 800 ग्राम से 1 किलो तक आपको 6 महीने में मिल सकता है। तो एक साइकिल लगभग 5 से 6 महीने का होता है, तो साल में आप 2 साइकिल कर सकते हैं और 2 साइकिल से आप 50 से 60 हज़ार का मतलब मूल प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे पंगाश को आप जब बाजार में बेचते तो 130, तो अगर आप अपने फार्म लेवल मतलब फार्म गेट से अगर बेचते तो 100 रुपये प्रति किलो। अगर 100 रुपये किलो भी होता है तब भी आप 50 से 60 हज़ार 2 साइकिल में कर सकते हैं। बायोफ्लॉक जो प्रणाली है इसका एडवांटेज यही है कि ये पर्यावरण के साथ अनुकूल एक प्रणाली है, जिसमें क्या है बहुत ही मिनिमल या जीरो वाटर एक्सचेंज होता है। मतलब आप पूरा जो वाटर है फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे क्या होता है हम लोग का वेस्ट मिनिमाइजेशन हो जाता है। तो इस प्रणाली को हम वेस्ट वाटर एक्वाकल्चर ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है इसमें जो हम लोग का FCR रेशियो है वो बहुत ही कम हो जाता है। जो ऐसे जो हम लोग तालाब में वो उस FCR से हम लोग को बहुत कम हो जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बायोफ्लॉक के बारे में और ज़्यादा जानिए जितना भी केंद्रीय अनुसंधान है कृषि विज्ञान केंद्र से। नमस्कार। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। किसान भाइयों, जैसा कि फसलों की कटाई गहाई का कार्य जोरों से चल रहा है और देश में कोरोना ने कहर मचा दिया है। ऐसे में आम जन के साथ किसानों को भी इस कोरोना के कहर से बचाव करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को लॉकडाउन 2.0 के दौरान कम जोखिम वाले क्षेत्रों में छूट संबंधी गाइडलाइन जारी की है। ये छूट 20 अप्रैल से लागू होगी। कटाई और आने वाले दिनों में नए बुआई सीजन के शुरू होने के मद्देनजर खेती किसानी से जुड़े कामों को खास छूट दी गई है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। लॉकडाउन 2.0 के इस दौरान गतिविधियों पर छूट रहेगी। खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी। किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी। इनकी दुकानें खुली रहेंगी। कटाई से जुड़ी मशीनों, कंबाइन के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी। मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगे। दूध और दुग्ध उत्पादन के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी। मवेशियों के चारे से जुड़े प्लांट, रॉ मटेरियल की सप्लाई चालू रहेगी। मनरेगा में सिंचाई और वाटर कंजर्वेशन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी। मनरेगा के कामों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए किया जाएगा। फल, सब्जी, मीट, मछली, पोल्ट्री, खाद्यान्न, मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट बरकरार। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना होगा, लेकिन हॉटस्पॉट वाले इलाकों में ये लागू नहीं होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है राय सहनगर, जिला श्री गंगानगर से राजेश कुमार जी ने। आप ट्राइकोडर्मा कार्ड के उपयोग और इसके लाभ के बारे में जानकारी चाहते हैं।
तो राजेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, खेतों में हानिकारक कीटों को नियंत्रण के लिए हम लोग एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन पर जोर देते हैं। एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन में जैविक नियंत्रण एक प्रमुख घटक है। जैविक नियंत्रण में हम उन सारे कारकों का प्रयोग करते हैं जो प्राकृतिक विधि के द्वारा कीड़ों का नियंत्रण करते हैं। जो हमारे प्रमुख जैविक नियंत्रक कारक हैं वो हैं परभक्षी, परजीवी और रोग कारक। तो हानिकारक कीड़ों के बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर हैं जो उनको रोकते हैं, उनकी जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं, जिसमें परजीवी, परभक्षी और रोग कारकों को प्रमुखता से रिपोर्ट किया जा सकता है। तो जो इसमें परजीवी है वो भी विभिन्न प्रकार के होते हैं जो हमारे प्रकृति में मौजूद हैं। परजीवी कीड़ों के अंडे पे भी रहते हैं, उनके लार्वे पे रहते हैं, उनके पीपा पे भी रहते हैं, उनके वयस्क पे भी रहते हैं। अतः परजीवी अंड परजीवी हो सकता है, लार्वल परजीवी हो सकता है और पीपा परजीवी भी हो सकता है। तो इसका अगर प्रयोग हम करते हैं परजीवी का, तो उसको हम जैविक विधि से इन हानिकारक कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। उसी प्रकार परभक्षी कीटों का भी प्रयोग किया जा सकता है और रोग कारकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के अलावा हमारी फसलों में ऐसे भी कीट होते हैं जो फसलों में लगने वाले हानिकारक कीटों का कंट्रोल करते हैं, जिससे हानिकारक कीटों की संख्या कम बढ़ती है। लेकिन रसायनों के बढ़ते प्रयोग से मित्र कीट भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने ट्राइकोग्रामा कार्ड तैयार किया है, जिसका जैविक कीट नियंत्रण के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो परजीवी में हम आज बात करेंगे एक प्रमुख अंड परजीवी का, जिसका नाम है ट्राइकोग्रामा। आप लोग इसके नाम से आप भिज्ञ भी होंगे, आप जानते भी होंगे इसको, ट्राइकोग्रामा, जो एक बहुत ही छोटा सा ततैया है जो 0.3 मिलीमीटर से लेके 0.5 मिलीमीटर लंबा होता है। बहुत सूक्ष्म होता है, जो नंगी आंख से उसको देख नहीं सकते हैं। इसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि एक ततैया है। यह ततैया प्रमुखता से हमारे फसलों में उपलब्ध है और ये अपना जैविक नियंत्रण वाला काम करता रहता है। परंतु अगर इसका हम बृहद मात्रा में अगर खेतों में इस ततैया को छोड़ें तो बिना किसी रसायन के ही हम जितने भी सूंडी वाले कीट हैं उनको नियंत्रित कर सकते हैं। यह ततैया बहुत ही लाभदायक है और इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव हमारे फसलों पर नहीं है। तो ततैया का जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसको जितने भी तितली वर्ग के जितने भी कीड़े हैं उनके लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसमें पूरे भारतवर्ष में इस ट्राइकोग्रामा की 26 प्रजातियां रिपोर्टेड हैं, जिसमें से 7 और 8 प्रजातियों का मुख्यतया विभिन्न प्रयोगशालाओं में, विभिन्न उत्पादन केंद्रों में, बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रयोगशालाओं में इसका उत्पादन किया जा रहा है। जिसमें से प्रमुख प्रजातियां हैं ट्राइकोग्रामा किलोनिस, ट्राइकोग्रामा जिपोनिकम, ट्राइकोग्रामा पिट्यूसम, ट्राइकोग्रामा एकी और भी बहुत सारे हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ट्राइकोग्रामा कार्ड का फसल पर सही तरीके से प्रयोग करने में भी सावधानी रखनी होती है, तभी अंड परिजीवी सही तरीके से अपना काम कर पाते हैं। तो कार्ड का प्रयोग कब तक किया जा सकता है, किन फसलों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, आइए जानते हैं। तो इस ट्राइकोग्रामा का प्रयोग हम धान के तना छेदक, धान के पत्ती लपेटक, उसी प्रकार से गन्ने के जितने भी छेदक हैं, जो तना छेदक हैं, उनके लिए प्रयोग किया जा सकता है। गन्ने में जो सबसे बड़ी प्रमुख समस्या टॉप बोरर की, तो टॉप बोरर के लिए ट्राइकोग्रामा का प्रयोग बहुत ही लाभदायक है। उसी प्रकार से इस ट्राइकोग्रामा का प्रयोग हम टमाटर फल छेदक के लिए किया सकते हैं, जो हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा नाम है जिसका। तो ये ट्राइकोग्रामा टमाटर फल छेदक के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, उनके कीड़ों के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, मक्के के लिए भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम बैगन के जो प्ररोह और जो फल छेदक है उस कीट के लिए भी किया जा सकता है। इसको प्रयोग करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो ट्राइको कार्ड है, इसका प्रयोग सायंकाल में हमें करना चाहिए। हम रात में अगर प्रयोग करते हैं तो ये 2-3 घंटे में संक्रमित अंडों में से इसका वयस्क निकल जाता है और रात भर ये अपने खेत में ये इधर उधर उड़ के
से अपने होस्ट को ढूंढ लेगा और उसमें अंडे दे देता है। तो इसका कार्य रात भर में पूरा हो जाता है और हमें सिर्फ यही चाहिए कि अंडे ये संक्रमित कर दे, तो ये रात भर का समय सफिशिएंट है अंडों को संक्रमित करने के लिए। ये जो ट्राइको कार्ड है ये कहाँ कहाँ मिलेगा इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूं। विभिन्न जो शुगर फैक्ट्री की जो प्रयोगशालाएं हैं उन लोगों ने भी ट्राइको कार्ड बनाना शुरू कर दिया है। उनके भी अपनी अपनी प्रयोगशालाएं हैं जहाँ पे ट्राइको कार्ड मिलता है और विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के जो बायो कंट्रोल लैब हैं वहाँ से भी इनको प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर आप ट्राइको कार्ड का प्रयोग करते हैं तो इको फ्रेंडली वे में आप सूंडी वाले कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। नेपियर घास को एक बार लगाए, 5 साल तक हरा चारा पाए। प्याज की सफल खेती करके किसान ने ली अच्छी पैदावार। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान।